नमस्कार दोस्तों। एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस लॉ की एंड और विल्स की। विल क्या होती है, इनहेरिटेंस लॉ क्या होते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए जो कि अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से हमें मुश्किलें आती हैं। तो जैसे कि हमने पहले एपिसोड में भी बताया था, सही समय पर सही इंसान की गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। सही इंसान का साथ होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड कर सके। सिर्फ गूगल करने से सब कुछ नहीं मिलता। गूगल से सिर्फ आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कौन सी चीज कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, कैसे इम्प्लीमेंट होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये एक आपको एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीए यतेंद्र खेमका जी, जो कि भारत के चंद टॉप लेवल के सीए में से आते हैं। इनका नाम लिया जाता है और ये आप लोगों के लिए हमेशा हमें सही गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो आज हम इनहेरिटेंस लॉ से शुरू करेंगे। तो नमस्कार खेमका साहब, आपका आज फिर स्वागत है आज के इस एपिसोड में। नमस्कार संजीव जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। तो सर, जो हमने ये आपके साथ सीरीज शुरू की है लेगेसी ब्लूप्रिंट्स की, उसमें आज हम इनहेरिटेंस लॉ की बात करेंगे। तो आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं इनहेरिटेंस लॉ के बारे में और उसकी पेचीदगियों के बारे में। धन्यवाद संजीव जी, दोबारा से मेरे साथ को अपने साथ जोड़ने के लिए। और क्योंकि ये विषय सीधा समाज से जुड़ा हुआ है और हर परिवार से जुड़ा हुआ है। और जब मैं आज इनहेरिटेंस लॉज की बात करूंगा, तो मैं आज हिंदू इनहेरिटेंस लॉज की बात करूंगा खाली। और हिंदू, जैसे मैंने पिछले अपने एपिसोड में भी बताया था कि हिंदू का मतलब है हिंदू, जैन्स, सिख्स एंड बुद्ध। मतलब कि जो दूसरे लोग हैं, लाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज, वो अदर देन हिंदू सक्सेशन एक्ट से जुड़ते हैं। और उनका जो सक्सेशन प्लानिंग होती है वो मुस्लिम्स की मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से होती है, और दूसरे लोगों की इंडिया के अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होती है। तो मोटे तौर पे जब मैं हिंदू सक्सेशन की बात करता हूँ, तो वो दो तरीके से हिंदू सक्सेशन में आप जा सकते हैं। तो हिंदू में जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो आपकी आने वाली जनरेशन में कैसे जाएगी, और वो आपके आने वाली जनरेशन में कैसे जाएगी, आपको उसको ध्यान में रखना है। और उसका हमारे एक्ट के अंदर लीगल वे दो तरीके से है। या तो आप बिना कुछ लिखे, बिना कुछ बताए आप चले जाते हैं, जिसे कहते हैं इंटेस्टेड सक्सेशन। और जब हम इंटेस्टेड सक्सेशन की बात करते हैं, जैसे ही आपने कुछ लिखा नहीं है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जो प्रॉपर्टी आपकी आपकी वेल्थ है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। और दूसरा तरीका है विल। जब विल की बात करते हैं तो टेस्टमेंटरी सक्सेशन, जिसको आपने लिखित रूप दे दिया है। और टेस्टमेंटरी सक्सेशन के कई रूप हो सकते हैं। गिफ्ट भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, मिला जुला भी हो सकता है, और लिखित अलिखित दोनों हो सकते हैं। तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको टेस्टमेंटरी सक्सेशन के अंदर जाना चाहिए। हर एक, लेकिन हर एक फैमिली की अपनी एक यूनिकनेस है, और उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसका अपना एक स्ट्रक्चर है। और उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को अपनी सक्सेशन प्लानिंग अपनी वेल्थ की करनी चाहिए। और
जब मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, टेस्टमेंटरी सक्सेशन की, इंटेस्टेट सक्सेशन की बात करता हूं सबसे पहले, तो इंटेस्टेट सक्सेशन में अगर कोई, इंटेस्टेट सक्सेशन का अगर हमें बात करूंगा, तो कोई भी काम जब इंटेस्टेट की बात होती है तो व्यक्ति के डेथ होने के बाद उसका वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उससे पहले की बात खत्म हो जाती है। तो इंटेस्टेड सक्सेशन में डेथ होने के बाद का डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है पूरा। तो जब इसमें भी मेल की डेथ होती है तो उसका अलग तरीका है, और फीमेल की डेथ होती है तो उसका अलग तरीका है। तो जब मेल की डेथ होती है तो वहां पर हमारे को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 लीगल हेयर की बात की गई है। जबकि फीमेल की डेथ में ऐसी क्लास 1, क्लास 2 की बात नहीं कही है। जब मैं फीमेल का आऊंगा कि डेथ के ऊपर, तो मैं उसकी बात करूंगा। तो अभी मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में फिर आप इधर उधर हो जाएंगे। तो जब मैं क्लास 1 लीगल हेयर कौन होते हैं, जनरली मेल की डेथ के अंदर उनकी वाइफ जिसकी डेथ हुई है, मदर, और उनके बच्चे, लड़का एंड लड़की। और अगर कोई प्री डिजीज सन या डॉटर हैं तो उनका, अगर सन है तो उनकी वाइफ, और दोनों लड़का और लड़की जैसे भी हैं। और अगर मैं लड़की को भी प्री डिजीज है और मैरिड है वो, और उसके भी बच्चे हैं, उनके हस्बैंड में नहीं जाएगी, लेकिन उसकी डेथ के बाद उनके दोनों बच्चों में वो प्रॉपर्टी बटेगी। तो हमारे को, और जब मैं इनकी जैसे चार लोग बताए, मदर, वाइफ, सन और डॉटर, सपोज कोई किसी व्यक्ति की डेथ होती है, उसकी मदर है, वाइफ है, एक लड़का है, एक लड़की है, तो चारों को एक एक 1/4 शेयर चारों को इक्वल बटेगा। और इन केस अगर मरने के बाद किसी की दो विडोज हैं, तो विडोज टुगेदर एक शेयर होगा। दो या दो से ज्यादा का विडोज का उनका एक शेयर माना जाएगा, और उसका अमोंग देमसेल्फ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। और जब मैं बच्चों की बात करता हूं तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चों की बात करता हूं, मैं स्टेप चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं इसमें। तो ये बारीकियां, जब कब स्टेप चाइल्ड बनेगा, कब स्टेप चाइल्ड माना जाएगा, स्टेप चाइल्ड कब आपका लीगल हेयर बन सकता है, किन सिचुएशंस में, अडॉप्टेड चाइल्ड कौन होता है, कैसे अडॉप्शन के लॉ है, तो इन सब की भी बातें हमारे को, जैसे जब हम डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, वो अडॉप्शन लॉ के अंडर है या नहीं है, एज पर अडॉप्शन लॉ उसका अडॉप्शन हुआ है या नहीं है हुआ, कस्टम्स क्या है, कैसे ट्रेडिशंस क्या है, तो इन सब का भी जिक्र होता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती है। इसमें दिक्कत ये होती है जब हम इंटेस्टेट सक्सेशन के अंदर जाते हैं, तो यहाँ स्पेसिफाइड रूल है, और उस रूल के अंदर, उस रूल के हिसाब से ही मेरी संपत्ति का बंटवारा होगा। अगर कोई मेरा भाई बहन है, अगर मेरा कोई और रिलेटिव है, और जिसको मैं देना चाहता हूं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उनको वो चीज नहीं जा पाएगी अगर मैं इंटरेस्टेड डेथ होगा। इंटरेस्टेड में तो जिस हिसाब से ये क्लास 1, क्लास 2, चार क्लासेस हैं वहां पर। क्लास 1 मैंने बता दिया, इसी तरह क्लास 2 है, मैं उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। फिर आ जाते हैं एग्नेट, फिर आ जाते हैं कोगनेट। तो आप ये मोटे तौर पे जान लो, जनरली जनरल फैमिली के अंदर तो पहली स्ट्रिप पे आपको कोई ना कोई आदमी आपको मिलता है, राइट, जिसको आपको प्रॉपर्टी, अगर किसी का कोई वारिस नहीं है फर्स्ट उसमें, तो सेकंड लिम्स में आप जाएंगे, और सेकंड लिम्स में सबसे पहला नाम आता है मेल के फादर का। तो उसके बाद उसके भाई है, बहन है, मतलब इस तरह से
वो आगे चीजें बढ़ती हैं। उसमें नो नो एंट्रीज है। जैसे यहाँ क्या लेवल 1 में 1 एंट्री है, लेवल 2 में 9 एंट्रीज हैं, और एक एंट्री में अगर चीज कोई कोई भी है तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस लॉ को यहाँ ये समझने की जरूरत है, सपोज अब मेरी मदर है, मैं उनको नहीं देना चाहता, या उनको कोई जरूरत ही नहीं है और वो 80 ईयर्स की हो गई है, लेकिन मैं इंटेस्टेट सक्सेशन में मेरा हो गया है, और मेरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरी वाइफ है और एक मेरी मदर है। तो उनको 1/5 शेयर चला जाएगा। 1/5 शेयर का मतलब है 10 करोड़ रुपए चला जाएगा। और अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसमें जाती है तो जो उनके लीगल हेयर है फिर उसके बाद उनका राइट है कि वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसमें से कि एक पोर्शन मेरा या मेरी फैमिली का बाद में मेरी बचेगा, और बाकी अगर सपोज मेरे उनके दो दो किसी के दो और बच्चे हैं, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों में, या 4 बच्चे हैं तो 1/4 1/4 1/4। तो कई बार ये समस्या बहुत आती है कि आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो दूसरों के हाथों में चला जाता है। तो इंटरेस्ट रेट की अपनी एक, कई बार जिनको देना चाहते हैं उनको नहीं जा पाता, कई बार जिनको नहीं देना चाहते, नहीं जाना चाहिए, उनको चला जाता है। तो इन चीजों को जब इंटरेस्ट रेट की बात करती है तो कैसे टेक केयर किया जाए, कैसे उसकी प्लानिंग की जाए, क्या टेस्टमेंट्री सक्सेशन करा जाए, या बिना टेस्टमेंट्री के लिए अगर करना है तो पहले से ही क्या प्रिकॉशंस ली जाए। तो ये सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग का पार्ट है। और हिंदुस्तान में मैंने जैसे पहले भी बताया, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स ये सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हैं। लेकिन अगर हम इसको ढंग से कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि हम बहुत सारे डिस्प्यूट से बच सकते हैं। और जब भी डिस्प्यूट हो उसको रिजोल्व आउट ऑफ कोर्ट करने की इच्छा रखनी चाहिए, जिससे कि कॉस्ट कम हो, रेजोल्यूशन जल्दी हो, और जो प्रॉपर्टी है उसको एंजॉय नेक्स्ट पीढ़ी अच्छे से कर पाए। जी सर, अक्सर हमारे फैमिलीज में एक और भी प्रॉब्लम आती है कि ये जो सक्सेशन प्लानिंग है या हम इनहेरिटेंस लॉ की बात करें, कुछ भी आगे की जो प्लानिंग होती है उसमें लोग अक्सर या तो झिझकते हैं या वो करना नहीं चाहते। कोई भी डेथ की हम्म। बात नहीं करना चाहता, हम्म। है ना। और इस बात पे अक्सर 90% मैं समझता हूँ कि जितने भी ये केसेस होते हैं उनमें यही एक वजह रही है 90% कि या तो कोई वो डेथ की बात नहीं करना चाहता, या वो लोग को कुछ फियर होता है कि वो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लोग खुल के आगे आ नहीं पाते हैं, ना तो वो अपने किसी सीए से जैसे आप हैं उनसे बात कर पाते हैं, ना अपनी फैमिली में किसी से बात कर पाते हैं। और अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो सामने वाला उसको चुप करवा देता है। तो इसका क्या आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया, जी। ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ धीरे धीरे कोविड के बाद से जी। लोग इस पे विचार करने लगे हैं, और हम लोग भी अपने क्लाइंट से थोड़ी सी हेजिटेशन छोड़ के इस चीज की चर्चा करने लगे हैं। और कब कौन व्यक्ति के लिए राइट टाइम है अपनी सक्सेशन प्लानिंग करने का, ये कोई डिफाइंड रूल नहीं है। जब भी आपके पास आप समझते हैं कि एक रीजनेबल वेल्थ क्रिएट हो गई, और एक फैमिली मोटा तौर पे कंप्लीट हो गई। वैसे तो मैं, ये कोई जरूरी नहीं फैमिली कंप्लीट होने पे ही ये काम किया जाए, जी। क्योंकि आजकल बहुत सारी समस्याएं, डाइवोर्स की, रीमैरिज की, इंटर रिलीजन मैरिज की, कन्वर्जन की, फॉरेन सिटीजन बनने की, ये उत्पन्न हो गई है। और वो कोई समस्या है तो कोई फैसिलिटी भी है। और जब आप उन सबको जोड़ लेते हैं तो फिर वो सिंपल सक्सेशन नहीं रहता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक कोई एक्ट होने से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट होती रहती है। तो आपको
अपनी सक्सेशन प्लानिंग को रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर जब मैं कहता हूं तो फिर मैं विल के ऊपर भी आ जाता हूं, क्योंकि रेगुलर प्री डेथ तो जो भी काम होगा वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन के हिसाब से ही हो सकता है, या थोड़ा बहुत जो काम है वो भी टेस्टामेंट्री होगा कि गिफ्ट के माध्यम से, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी, कोई नॉमिनेशन, इस तरह की कोई चीज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं इंटेस्टेड सक्सेशन की बात करूंगा। तो इंटेस्टेड सक्सेशन में भी सिंपल में भी मैंने बता दिया आपको। कई बार क्या होता है, किसी को कोई कोई ज्यादा शेयर चाहिए, किसी को कम कम शेयर चाहिए, किसी को आपकी प्रॉपर्टी का पता है। कई बार इंटेस्टेड में ये होता है क्योंकि आप कुछ लिख के नहीं गए हैं, आप कुछ बता के नहीं गए हैं आपकी प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो चैलेंज ये होता है इंटेस्टेड सक्सेशन में कि आपकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और वो आपके नाम में है या नहीं है, उसकी क्लियर ओनरशिप आपके नाम में नहीं है, और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी भी है वो क्या क्या है। ये नहीं इंटरेस्टेड में कि एसेट ही मिलेगी, लाइबिलिटी भी, लेकिन लाइबिलिटी जितनी एसेट मिल रही है वहां तक की लाइबिलिटी आपको मिलती है, और आपकी कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी या क्रिमिनल केसेस की आपके सक्सेसर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और लाइबिलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू द अमाउंट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड टू यू फ्रॉम योर प्रीडिसर है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से रखना चाहिए। कई बार हम लोग घबरा जाते हैं कि हमारे फादर ने इतनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, कोई लाइबिलिटी वाले आते हैं और हमारे को कुछ मिला हाथ नहीं है, ठीक है, तो उन लाइबिलिटीज की जिम्मेवारी लीगली हमारी नहीं है, मोरली और फैमिली के हिसाब से आप उसको कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। जी। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जब ये इंस्टेंटेनियस सक्सेशन होता है तो फैमिली मेंबर को जो उसके क्लास वन लीगल हेयर हैं, और क्लास वन नहीं है तो क्लास टू लीगल हेयर है, जो पहली स्ट्रिप में जहां भी जो फॉल करेगा, तो उसको उनको बैठ के सारी एक लिस्ट बनानी चाहिए, और उस लिस्ट को बना के सारी एसेट को कैसे उसकी वैल्यूएशन करवानी चाहिए, और उस वैल्यूएशन करवाने के बाद अमोंग देमसेल्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और अगर किसी को कम या ज्यादा उसमें से लेना है तो एक वो आपस में सेटलमेंट करके एक दूसरे को एक रिलिंक्विशमेंट डीड के माध्यम से उसको दूसरे को पास ऑन करना चाहिए, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपस में कर लेनी चाहिए। और मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूं कि एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऑन द डेथ ऑफ द डिजीज, कि जब भी किसी की डेथ होती है सबसे पहले, आज जो एक ये मोबाइल फोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको लीगल हेयर को, फर्स्ट क्लास वन लीगल हेयर को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है और पासवर्ड है, आपकी केवाईसी है, कोई भी आपको उसके माध्यम से सारी चीजें लिंक है, आपका पैन भी लिंक है, आपका आधार भी लिंक है। तो उसको अपने कब्जे में लेकर अगर कोई उसके पासवर्ड बैंक अकाउंट के और कोई भी पासवर्ड है तो उसको लीगल हेयर ओनली, और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है किसी भी बैंक अकाउंट में। डेथ के बाद किसी भी इवन लीगल हेयर को विदाउट इंफॉर्मेशन टू द बैंक, विदाउट इंफॉर्मेशन टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, विदाउट इंफॉर्मेशन टू द पोस्ट ऑफिस, विदाउट इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस एजेंसीज, कोई भी आपको ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। आपको डेथ की इंटीमेशन इन सब अथॉरिटीज को, बैंक्स को राइटिंग में देनी है, पता करना है कि उनमें नॉमिनी है, ज्वाइंट होल्डिंग है नहीं है, और उसके हिसाब से सक्सेशन ट्रांसफरेबिलिटी उसकी करनी है। और जब जहां नॉमिनी की बात करता हूं तो नॉमिनी जहां पर भी बनते हैं वो खाली ट्रस्टी होते हैं जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और उनकी ड्यूटी होती है कि जो भी एसेट एज ए नॉमिनी उनको एक्वायर हुई है तो वो जो उस व्यक्ति के लीगल हेयर है उसमें ट्रांसफर करें, उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करें।
और यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्हीं चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा जहां उनकी ओनरशिप बड़ी क्लियर है, उनके नाम में चीजें, अगर नाम में चीजें नहीं है तो पहले वो क्यों नाम में नहीं है, और उसको नाम में कैसे लाया जा सकता है या कैसे अब ट्रांसफर करवाया जा सकता है लीगल एयर में, उनकी ओनरशिप को कैसे प्रूव किया जा सकता है, ये भी कई बार मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हर एक को मैं कहता हूँ सबसे पहले अपनी एसेट को की ओनरशिप अपने नाम में करिए। जी। बहुत बार हम इसमें ढिलाई बरत देते हैं, लीनियंसी रखते हैं, और ओनरशिप कई बार क्लियर नहीं आती, डॉक्यूमेंटेशन कई बार क्लियर नहीं आते, या हम अपनी फैमिली में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते उसका। और कई बार मेरा लॉकर है, मेरे बच्चों को पता ही नहीं है लॉकर कहाँ है मेरा, बहुत ज्यादा दिक्कत है उसका। कैसे जब मेरी चीज का कोई पता नहीं है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट पड़े हैं, क्या क्या चीजें पड़ी हैं, नहीं मालूम है। मैंने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उसके डॉक्यूमेंट उसके अंदर डाल रखे हैं, वो प्रॉपर्टी का बच्चों को पता ही नहीं है, उस लोकर का भी नहीं पता है, तो वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की बन जाएगी एक टाइम के बाद। जी। तो बहुत सारी एसेट्स में अपने देख रहा हूँ, कोई गांव की प्रॉपर्टी है, कई सालों से कोई गया नहीं है, उसमें गांव वालों ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे नाम में तो थी, या मेरे दादाओं के नाम, मेरे फादर के नाम में थी, और मेरी डेथ हो जाती है, और मेरे बच्चों को कैसे जाएगी, बच्चों को पता नहीं है। मैं तो फिर भी जानता हूँ गांव वालों को, गांव वाले मेरे को कम्युनिकेट, मेरे को भी जानते हैं, परंतु मेरे आगे किसको जानेंगे, कौन मेरे बच्चे जानेंगे, और उनका कितना इंटरेस्ट होगा, ये एक बड़ी। और जैसे जैसे नीचे चीजें चलती हैं, उनकी सपोज कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 4 लोगों में बंटनी है, तो 25-25 लाख रुपए चारों में बंटने हैं उस चीज के। तो 25 लाख किसी के लिए हो सकता है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट हो, वो उसमें इतनी एनर्जी नहीं खर्च करता, तो एक आदमी नहीं खर्च करता, तो वो तीनों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक कई बार, या एक आदमी कोई इशू क्रिएट करता है। कई बार घरों में देखते हैं कि 4 लोगों में घर बंटना है 4 लोग लेकिन रहना भी नहीं चाहते, और एक लंबा, एक कोई बेचना चाहता है, एक कोई नहीं बेचना चाहता है, एक के कब्जे में, एक दूसरे लोगों के कब्जे में नहीं है। ये सब बहुत सारे झंझट होते हैं। तो इन सब का निदान अगर वो भी सही विल राइट कर दें, या उसके रेजोल्यूशन पहले ही हम लिख के दे दें अपने फैमिली मेंबर को, अपने लीगल हेयर को और बेनिफिशियरीज को, तो एक वो प्रॉपर तरीके से सक्सेशन प्लानिंग हो जाती है। नहीं तो मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होनी चाहिए वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है, पता ही नहीं लग पाता है, उसमें लिटिगेशन हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में, कई बार लीगल हेयर के इश्यूज आ जाते हैं, कई बार कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड के भी इशू आ जाते हैं, कई बार विडो के रीमैरिज के इशू आ जाते हैं। तो अ, ये सारे इश्यूज हैं। और मैं आपको संजीव जी एक चीज और बताना चाहता हूं कि कई सरकमस्टांसेस यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे बच्चा जो वूम्ब में आ गया, पेट में आ गया, गर्भ में आ गया, वो भी लीगल हेयर बन जाता है जनरली। कब माना जाएगा एज पर साइंटिफिक मेथड की बच्चा भून में, बच्चा माँ के पेट में आ गया, मेरे ख्याल 7 या 8 वीक के बाद उसको माना जाता है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है, ठीक है। तो तब से लेकर वो ये मान लिया जाता है कि वो भी एक लीगल हेयर होगा, और जब उसका जन्म होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसी हिसाब से होगा। सपोज एक मदर है, एक वाइफ है, वाइफ के एक ऑलरेडी बच्चा है और एक बच्चा उसके पेट में है, और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो 4 लोगों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जी। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशंस को, या कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि किसी की साइमल्टेनियस डेथ हो गई, सपोज कहीं आग लग गई घर में या कहीं, या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 लोगों की साइमल्टेनियसली डेथ हो गई, 2 बच्चों की हो गई, मदर सन की हो गई, मदर डॉटर की हो गई, बाप बेटे की हो गई, राइट। तो उसमें क्या माना जाएगा कि किसकी पहले हुई है,
तो यहाँ पर ये रूल है और इन राइटिंग रूल है सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, कि जो सीनियर मोस्ट आदमी होगा उसमें उसकी डेथ को पहले माना जाएगा। सपोज बाप बेटे की होती है तो बाप की डेथ ये मानी जाएगी कि पहले हुई है और उसके हिसाब से उसकी पहले प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर जो बच्चे के हाथ में फादर का शेयर आया है उसके साथ उसका मिला के प्लस जो उस लड़के के पास जो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो मिला के उसका सक्सेशन होगा। तो कई बार क्या होता है, सपोज मेरे को किसी से सक्सेशन में कुछ मिलना है, मेरे रिलेशन है बाप बेटे, मदर फादर, मदर बेटा, मदर डॉटर, डॉटर फादर, और किसी ने भी जिसको शेयर मिलना उसने उसका बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, तो बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका वहां से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से। जी। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बिकॉज ऑफ कन्वर्जन है, कि अगर कोई हिंदू फैमिली की मैं बात कर रहा हूं और वो उसका लड़का क्रिश्चियन बन गया या मुसलमान बन गया, या उसकी लड़की क्रिश्चियन बन गई या मोमडन बन गई, या मोमडन फैमिली में उसकी शादी हो गई और वो अपने आप उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, तो फिर उस बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने प्रीडिसर की या प्रॉपर्टी लेने के लिए। जी। तो सर जैसे आपने बताया था कि फीमेल का आप बाद में बताएंगे, तो फीमेल सक्सेशन में क्या होगा उसके बारे में बताएं। अभी जैसे मैंने जो ये सारी संजीव जी बात की है, ये जी। सारी बात की कि मेल की डेथ होने पे किन किन लोगों को मिलेगी, और इसमें मैंने 4 लिम्स बताए थे। पहला क्लास 1 लीगल हेयर, क्लास 2 लीगल हेयर, तीसरा जो लिम्ब है वो एग्नेट, और चौथा कॉग्नेट। एग्नेट वो होते हैं कि सेम गोत्र, सेम गोत्र का मतलब जो आपके फादर के रिलेटिव है, फादर के अगर पहली अगर लीगल हेयर क्लास 1 नहीं है, लीगल हेयर क्लास 2 भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी किन में जाएगी? सबसे पहले जाएगी 3rd नंबर पे अगर आपके फादर के रिलेटिव साइड में। और कॉग्नेट किसे कहते हैं? जो मदर के मतलब जो गोत्र के नहीं है आपके, तो कॉग्नेट में मदर के चौथे नंबर पे अगर ये तीनों में से कोई भी अगर नहीं है आपके पास, तो चौथे नंबर पे ये मेल के केस में कंप्लीट सक्सेशन, इंटेस्टेड सक्सेशन है। जी। और फादर अगर फीमेल के केस में अगर कोई होता है, तो फीमेल में सबसे पहले वहां पर 9 एंट्रियां हैं फीमेल की डेथ पे। पहली एंट्री में हस्बैंड और बच्चे, उसमें मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर और मदर किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। जो जी। डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबसे पहले लाइन है, पहली एंट्री है, वो है हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सन एंड डॉटर। वो जितने भी सन और डॉटर हैं, अगर 3 लोग हैं तो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि एक हस्बैंड, 2 लड़के 1 लड़की, या 1 लड़का 2 लड़की, या तीनों लड़के तीनों लड़की, या और कोई भी कॉम्बिनेशन। जी। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर पहली लाइन में कोई नहीं है, अगर पहली स्ट्रिप में कोई नहीं है, तो दूसरा आता है लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड। लीगल हेयर हस्बैंड कौन हो गए? और उसमें एक एंट्री और जुड़ जाती है। जब हम लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड की बात करते हैं तो बच्चे तो हो ही गए हैं, ठीक है, जी। वाइफ की डेथ हो गई है उनके, तो लीगल हेयर ऑफ द हस्बैंड में कौन रह गया? एक मदर। अगर मेरे हस्बैंड की मदर भी जिंदा है तो मेरी हस्बैंड की मदर को भी मतलब किसी लेडीज के हस्बैंड की मदर को भी फिर उसका एक शेयर, अगर पहली लाइन में कोई नहीं है, परंतु ऐसा सपोज के बच्चे भी नहीं है, और
ये सिचुएशन तभी आएगी ना जब बच्चे भी नहीं है, तो मदर को चली जाएगी। प्रैक्टिकली अगर मैं लीगल हेयर की बात करूंगा तो सबसे पहले मदर को चली जाएगी उसके, राइट। सपोज किसी लेडीज की अभी शादी हुई है और उसके पास कोई प्रॉपर्टीज हैं, उसके बच्चे नहीं है, ठीक है, और हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है उससे पहले उसकी, हम्म, तो अब उसके कौन लीगल हेयर रह गए? कौन लीगल हेयर? अगर उसके हस्बैंड की मदर है तो हस्बैंड की मदर उसकी लीगल। ये बड़ा ध्यान देने वाला विषय है। जी। तो ऐसी सिचुएशंस में है ना, कई बार बड़े झगड़े, कई बार मैं देखता हूँ लोगों को पता नहीं, कई बार तो मेरे को यहाँ तक भी देखने में आया है कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो अभी अंडरस्टैंडिंग हमारी उसमें ये है कि लोग सारी वेल्थ समझते हैं कि उसकी वाइफ को पहले मिलेगी, जो कि एक गलत नोमेनक्लेचर है। और कई बार बाद में चल के वो बहुत डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं। जी। तो तो सब चीजों का मेरे हिसाब से ध्यान देना चाहिए। और जब अगर उसके हस्बैंड के कोई लीगल नहीं हेयर नहीं है तो फिर लेडी के मदर एंड फादर, आप समझ रहे हैं, जी। लेडी के मदर एंड फादर को प्रॉपर्टी चली जाती है। और अगर मदर एंड फादर भी नहीं है तो उससे फिर उसके बाद फादर्स के लीगल हेयर, अगर वो भी कोई नहीं है तो मदर्स के लीगल हेयर। तो परंतु मैं इतना नीचे तक कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं इसको, ठीक है। जी। आप शुरू की दो ही बातें समझ लें मोटे तौर पे, कि पहले में अगर किसी लेडीज की डेथ होती है तो उसके हस्बैंड में और उसके बच्चों में इक्वल बटेगा। अगर उनमें से कोई भी नहीं है और हस्बैंड की मदर जिंदा है तो हस्बैंड की मदर को चला जाएगा। मैं यहाँ ये भी जरूर बताना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी लेडीज के केस में उसके फादर या मदर से मिली है तो उसका सक्सेशन, अगर क्लास जो पहली स्ट्रिप में लोग नहीं हैं तो उसका सक्सेशन उसके बाद उसके फादर की साइड और फिर मदर की साइड होगा। आप बात समझ रहे हैं? उसके हस्बैंड की फैमिली में अगर हस्बैंड है और बच्चे हैं तब तो हस्बैंड और बच्चों को मिलेगा। लेकिन अगर उनमें से कोई भी नहीं है तो जो प्रॉपर्टी फादर और मदर से मिली है तो वो उनके लीगल हेयर के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जो मेरे उस लेडी को उसके हस्बैंड की साइड से या उसके फादर इन लॉ से जो प्रॉपर्टी मिली है और उसके पास उसके अपने बच्चे या हस्बैंड नहीं है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके हस्बैंड के लीगल हेयर या उसके फादर इन लॉ हस्बैंड के लीगल हेयर के हिसाब से होगा, राइट। तो ये यहाँ पर बात को ढंग से समझने की जरूरत है। और जितना आराम से, जितना इजी ढंग से थोड़ा सा मैंने बताया है, ये चीजें जब हम रियल सेंस में जब किसी की प्लानिंग जैसी किसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इकट्ठी होती है और हम जब लेके बैठते हैं। और आजकल डिफरेंट एसेट क्लास है और डिफरेंट एसेट क्लास में डिफरेंट टाइप के इश्यूज आते हैं, उसकी ट्रांसफरेबिलिटी के, ट्रांसमिशन के इश्यूज आते हैं। तो मैं हर एक को कहूंगा कि ये जो थॉट प्रोसेस है सक्सेशन प्लानिंग का, इसको करना चाहिए। मैक्सिमम केस में विल के माध्यम को चुनना चाहिए और इसका अपनी फैमिली में जो उसके बेनिफिशियरी होने वाले हैं, जो आपके लीगल हेयर हैं, उनके साथ चर्चाएं करके, डिस्कस करके चीजों को पेन डाउन करना चाहिए, अपनी विल बनानी चाहिए। जब मैं विल की बात करूंगा तो कोई और सेशन में करूंगा, क्योंकि विल अपने आप में एक कंप्लीट सेशन है, उसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। तो आज अभी हमने मेल की डेथ के केस में और फीमेल की डेथ के केस में कैसे सक्सेशन होता है
इंटेस्टेड सक्सेशन की हमने जरूर बात की है। इंटेस्टेड सक्सेशन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब हम इंटेस्टेड की सक्सेशन की बात करते हैं तो आपका सक्सेशन हिंदू सक्सेशन, हिंदू के केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से होता है। और अगला अगर संजीव जी जब भी कोई उचित समझेंगे एक समय रख के, अगला कोई हम जब बात करेंगे तो हम टेस्टमेंट्री सक्सेशन कैसे हो सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, और टेस्टमेंट्री सक्सेशन कैसे इंटेस्टेड सक्सेशन से बेहतर साबित हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि इंटेस्टेड सक्सेशन की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन क्योंकि लोग जनरली अपनी डेथ की बात नहीं कर पाते, हेजिटेट करते हैं अपनी फैमिली में, उनको कोई फियर भी रहता है, हर एक की नेचर अलग अलग होती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी वेल्थ का, उसके लीगल हेयर में कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो बिना बात किए, बिना कोई बात किए चला जाता है। और फिर उसके अलग अलग रिपरकेशंस जैसे मैंने बताया होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर एक आदमी को उसकी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके जी मरने से पहले कैसे हो और उसके मरने के बाद कैसे हो, और किन किन लोगों को क्या क्या चीज कैसे कैसे जाए, और उसकी टोटल वेल्थ है क्या, और कौन कौन की प्रॉपर्टियां हैं। तो ये सारी चीजें कंबाइंड मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर तरीका है वो एक विल वसीयत जिसे हम कहते हैं है। और जब भी समय, अब नेक्स्ट एपिसोड जब संजीव जी करेंगे तो हम उनकी बारीकियों का कि कैसे वैलिड विल हम बनाए, किस तरह से वो बेस्ट विल हो, मतलब बेस्ट का मतलब है उसमें लिटिगेशन होने की संभावना कम हो, अगर लिटिगेशन भी होता है तो उसकी वैलिडिटी मेंटेन रहे। तो उन सब चीजों को हम बातचीत के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, संजीव जी का और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। जी जी, धन्यवाद खिलका साहब। आज समय हो गया है, आपसे बात करते हुए नहीं पता लगा। आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक और उसको बताने का तरीका होता ही इतना अच्छा है कि वक्त का पता नहीं लगता। लेकिन हम एक एपिसोड डेफिनेटली, अगला एपिसोड और एक और करेंगे जिसमें हम विल की बात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि हमने जो लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी सक्सेशन प्लानिंग की, देन अब आज हमने इनहेरिटेंस लॉ की बात की और कुछ बात हमने विल को लेकर भी की, जिसकी डिटेल हम बात अगले एपिसोड में करेंगे। उनको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और आपने पिछले एपिसोड में आपने एक चेकलिस्ट दी थी जिसमें आपने कहा था कि लिस्ट डाउन करें अपनी चल अचल संपत्ति का, एसेट्स का, और आपने कंप्लीट वो लिस्ट बनाने को बोला था। तो मैं अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इसकी जितनी बारीकियों पे हम ध्यान पहले दे लेंगे, उतना हम बात के झंझटों से, झमेलों से या मुसीबतों से बच जाएंगे और इंजॉय कर पाएंगे। जो हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टीज हैं या गिफ्टेड प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम इंजॉय कर पाएंगे। आज हमने जो जो बात किया उसके बेस पे अब हम जो है नेक्स्ट वीक हम विल पे बात करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार भाई साहब, अगले नमस्कार। एपिसोड में फिर मिलते हैं एक बार। धन्यवाद।